गुड इवनिंग स्टूडेंट। सामाजिक विज्ञान की आपकी कक्षा में आपका सभी का स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स से प्रश्न क्रमांक अध्याय 1 से क्वेश्चन आंसर करेंगे। अभ्यास के क्वेश्चन आंसर हैं ये। पहले जो 3 क्वेश्चन हैं वो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर जो बताने के लिए आपका क्वेश्चन है वो है प्रश्न नंबर 3 कि मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये है। यानी कुल आय कितनी 4 परिवारों की औसत है वो 5,000, और कुल आय कितनी होगी 4 गुण को 5,000 से गुणा करेंगे तो 20,000 रुपये। अगर 3 परिवारों की आय क्रम से 4,000, 7,000 और 3,000 रुपये है तो चौथे परिवार की आय क्या होगी। यानी क्या कर देंगे हम 20,000 से किसको निकाल देंगे 11 और 3 14। तो 20 से 14 यदि बाहर जाएंगे तो कितना रहता है आपका 6,000 रुपये। ये तो मैथ का क्वेश्चन आपका। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है। इस मापदंड की अगर कोई हैं तो सीमाएं क्या हैं, या ये कहा जा सकता है कि इस मापदंड की क्या सीमाएं हैं। तो ये क्वेश्चन है विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए व्यक्ति औसत आय के मापदंड का प्रयोग करता है। क्या है इनके मापदंड का आधार है वो है प्रति व्यक्ति आय। विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया गया है। यानी यहाँ तक हम लिख के इसके बाद कहाँ लिख सकते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। वे देश जिनकी 2004 में प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष या उससे अधिक है उसे समृद्ध देश, और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपये प्रति वर्ष या उससे कम है उन्हें निम्न आय वाला देश कहा जाता है। तो सीमाएं हैं, उनके ऊपर रोक हैं। तो वो है पहला, यह मापदंड हमें आय के वितरण के बारे में जानकारी नहीं देता। दूसरा है जो यह मापदंड शांति, स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा, दीर्घायु यानी लंबी आयु की अपेक्षा आर्थिक मापदंड पर ही ध्यान देता है। यानी इनको क्या देता है, कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ क्या है आर्थिक विकास को ही अहमियत दी जाती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विकास मापने का UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। यानी हमने ऊपर जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, विश्व बैंक का क्या मापदंड है औसत आय। लेकिन इसके अपोजिट यदि हम बात करें तो विकास मापने का UNDP का मापदंड क्या होगा, शांति, स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा, दीर्घायु। तो ये क्वेश्चन यहाँ यहीं कंप्लीट हो जाता है। तो UNDP द्वारा मानव विकास की गणना के लिए 4 मापदंड है। लोगों का शैक्षणिक स्तर यानी शिक्षा, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, उनकी प्रति व्यक्ति औसत आय और स्कूल में बच्चों का नामांकन। जबकि विश्व बैंक मानव विकास को केवल प्रति व्यक्ति औसत की गणना के आधार पर ही मापता है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं। इनके प्रयोग करने की क्या सीमाएं हैं। आपका क्या क्वेश्चन है, हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं, इनके प्रयोग करने की क्या सीमाएं हैं, विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो वैसे इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी इसको करेंगे। एक देश के लोगों की आर्थिक स्थिति को दूसरे देश के लोगों की आर्थिक स्थिति के साथ सही तुलना करने के लिए हम औसत का प्रयोग करते हैं। और जो इसकी सीमाएं हैं वही लिख सकते हैं हम, जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर लिखी थी। क्या लिखा था, यह आय के वितरण के संबंध में सही तस्वीर पेश नहीं करता। यानी यह मापदंड हमें आय के वितरण के बारे में जानकारी नहीं देता। दूसरा जो पॉइंट है, औसत आय अभौतिक वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी नहीं देता। यानी जो क्वेश्चन नंबर 4 की जो सीमाएं हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखी जा सकती हैं। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर है, फॉर एग्जांपल इसने
एक तालिका दी है, इम्पोर्टेंट तालिका भी है ये। तुलना की है दो देशों की। 2007 में नागरिकों की मासिक आय रुपए में दे रखी है, क देश और ख देश है। यानी इसके अंदर है जो पहला जो व्यक्ति है उसकी है 9,500, दूसरा 10,500, तीसरा 9,800, फिर 10,000, 10,200, फिर 10,000। यानी लगभग क्या हो, इनमें जो अंतर है वो बहुत ही कम है। तो ये आकलन क्या सही है। अब दूसरी बात देखते हैं कि व्यक्ति 1 500, फिर 500, फिर 500, फिर व्यक्ति नंबर 4 500, पाँचवा जो व्यक्ति है वो 48,000 है, जो औसत क्या होगी 10,000 रुपये। यानी ये क्या है 10,000 से नीचे, यानी ये क्या है गरीब हैं, असंपन्न है। और केवल एक ही व्यक्ति क्या है समृद्ध है। यहाँ पर औसत कितनी बनती है 10,000 बनती है। तो क्या आप इन दोनों देशों में रहकर समान रूप से सुखी होंगे? तो आपका क्या उत्तर होगा? यदि हम देश क के अंदर बात करते हो तो वहाँ क्या होंगे, हम सुखी होंगे। यदि हम देश ख की बात करें तो केवल एक ही व्यक्ति है क्या है जिसके पास संपत्ति, बाकी सभी व्यक्ति क्या हैं संपत्तिहीन है। यानी यहाँ पर ये व्यक्ति सुखी नहीं है। क्या दोनों देश बराबर विकसित हैं? तो नहीं है, दोनों विकसित नहीं, क्योंकि देश क विकसित है और ख विकसित नहीं है। क्योंकि देखो यदि हम औसत की बात करें तो 10,000 दोनों की है, लेकिन जो वितरण है वो क्या है अलग अलग है। शायद हम में से कुछ लोग देश ख में रहना पसंद करेंगे अगर हमें यह आश्वासन हो कि हम उस देश के 5वें नागरिक हों। यानी यदि हमारी जो इनकम 48,000 रुपये है तो हम वहाँ पर रहना पसंद करेंगे। लेकिन अगर हमारी नागरिकता संख्या लॉटरी के द्वारा निश्चित होगी तो शायद हम में से अधिकतर लोग देश क में रहना पसंद करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर दोनों देशों की औसत आय एक समान है, देश क के लोग न तो अमीर हैं और न बहुत गरीब हैं, जबकि देश ख के अधिकतर लोग गरीब हैं और एक व्यक्ति अमीर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास सूचकांक क्रमांक पंजाब से ऊंचा है। सभी को पता है केरल की जो साक्षरता दर है वो ऊंची है पंजाब की बजाय। इसलिए प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड बिल्कुल नहीं है। और क्योंकि ये देखते हैं यदि प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो पंजाब का ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर लैंड है। लेकिन यहाँ पर क्या है, केरला के अंदर लोग शिक्षित भी हैं और राज्यों की तुलना के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? चर्चा कीजिए। यह बात बिल्कुल सही है कि प्रति व्यक्ति आय मानव विकास क्रमांक को मापने की एक उपयोगी मापदंड बिल्कुल नहीं है। मानव विकास क्रमांक में हम शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा दर, साक्षरता दर इत्यादि अन्य पहलुओं का अध्ययन करते हैं। पंजाब का प्रति व्यक्ति आय 26,000 रुपये है, जबकि केरल का प्रति व्यक्ति आय 22,800 है। यदि हम दोनों का यदि तुलनात्मक अध्ययन करें, साक्षरता दर की बात करते हैं, पंजाब की शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 के ऊपर 49 है, साक्षरता दर 2000 की 70 है और 1 से 5 निवल उपस्थिति, यानी जो कक्षा 1 से 5 तक के जो विद्यार्थी होते हैं वो कितने जो बच्चे हैं वो 1 से 5 तक कक्षा के बाद स्कूल छोड़ देते हैं। केरला की यदि बात करें 11, यहाँ पर साक्षरता दर 91% और निवल क्या है यहाँ पर 91% है। बिहार के अंदर है जो मृत्यु दर है वो 60 या 1000 के ऊपर क्या है 60 व्यक्ति मृत्यु दर है। साक्षरता दर 47 है और निवल क्या है 41% है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर साक्षरता दर भी कम है, यानी स्कूल 1 से 5 तक की स्कूल शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात बच्चे स्कूल छोड़ भी देते हैं। जबकि उपयुक्त तालिका में पंजाब की शिशु मृत्यु दर केरल से लगभग 5 गुना अधिक है, जो कि एक नकारात्मक पहलू है। केरल की साक्षरता दर और 1 से 5 की उपस्थिति दर पंजाब से अधिक है। यानी उपस्थिति दर 1 से 5 कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल में उपस्थित रहते हैं। इसलिए केरल का मानव विकास क्रमांक पंजाब मानव विकास क्रमांक से ऊंचा है। ये आज हमारे जो क्वेश्चन हमने किए हैं 7 क्वेश्चन किए हैं। जो बाकी जो क्वेश्चन रहते हैं हमारे इसके अंदर वो 13 क्वेश्चन है, इनका अध्ययन हम कल करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।